हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास से है। पाठ 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व पाठ से वन लाइनर प्रश्न है। किसी भी पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा या वन लाइनर प्रश्नों के द्वारा याद करें, कंठस्थ करें। सरल और आसान तरीके से आपको पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो एलपी सरकारी जॉब चैनल पर या तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास जा रहे हैं और या तो वन लाइनर प्रश्न आपके पास इस चैनल से भेजे जाते हैं। तो एलपी सरकारी जॉब चैनल पर इस समय वन लाइनर प्रश्न चल रहा है, जिससे कि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी हो सके और आप कंपटीशन हो नौकरी के लिए या परीक्षा हो, बोर्ड का पेपर हो, आपको सफलता मिले। इस उद्देश्य के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है, पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? बेलम चर्म। बेलम चर्म। यहाँ पे चर्म पत्र समझने के लिए बेलम कहते हैं। यहाँ पे चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह को क्या कहते हैं? बेलम चर्म पत्र, ये चर्म पत्र समझ लें। चर्म पत्र या जानवरों के बने चमड़े से बनी लेखन सतह को बेलम कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, धातु का बना फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इमारत बनाई जाती है क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 2, धातु से बना फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इमारत बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिलाटेन। क्या कहते हैं? पिलाटेन कहते हैं। पिलाटेन कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सूर्य की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित जानकारियां देने वाला महत्वपूर्ण प्रकाशन पत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पंचांग कहलाता है। पंचांग कहलाता है भाई, पंचांग कहलाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, इस्लाम कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहा जाता है? तो इस्लाम कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। उलेमा कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अनिश्चय अथवा असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून को जानने वाले विद्वान को क्या कहा जाता है? अनिश्चय अथवा असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून को जानने वाले विद्वान को क्या कहा जाएगा? तो ये उलेमा कहा जाएगा। उलेमा या मुफ्ती, उलेमा या मुफ्ती आप कह सकते हैं, मुफ्ती कहा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किसी मुफ्ती द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को क्या कहा जाता है? तो वैधानिक घोषणा को, मुफ्ती द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहा जाता है। फतवा कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ताम्र, ताड़ के पत्तों अथवा कागज पर हस्तलिखित पुस्तक क्या कहलाती है? हस्तलिखित पुस्तक क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 7,
ताम्र के पत्तों अथवा कागज पर हस्तलिखित पुस्तकें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाएगी पांडुलिपि। पांडुलिपि कहलाएगी, पांडुलिपि। अगले प्रश्न पे आ जाएं। चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ कब हुआ? तो चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ हुआ था 594 ईस्वी में। 594 ईस्वी में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में, ये भी समझ लें। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? तो उस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र का प्रकाशन कब हुआ? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 868 ईस्वी में। 868 ईस्वी में हुआ था डायमंड सूत्र का प्रकाशन। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मार्को पोलो चीन की यात्रा करके किस देश में छपाई की तकनीक ले गया? तो ये चीन की यात्रा के उपरांत इटली में छपाई की तकनीक को ले गया। इटली। चीन से इटली छपाई की तकनीक ले जाने वाला मार्को पोलो है। प्रश्न नंबर 13। मार्को पोलो चीन से इटली में जाकर छपाई की तकनीक को कब लाया? तो मार्को पोलो चीन की यात्रा के उपरांत इटली में छपाई की तकनीक को कब ले आए? तो ये ले गया था 1295 ईस्वी में। 1295 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की नई तकनीक का आविष्कार कब किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की नई तकनीक का आविष्कार कब किया? तो ये किया था 1430 ईस्वी में। 1430 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15। भारत में पहली बार मुद्रण संस्कृति का आरंभ कब हुआ? तो भारत में पहली बार मुद्रण संस्कृति का आरंभ होता है 1579 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16। कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में पहली तमिल पुस्तक का प्रकाशन कब कराया? कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में पहली तमिल पुस्तक का प्रकाशन कब कराया? तो ये 1579 में ही कराया था। 1579 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। 16वीं शताब्दी में हुई थी। 16वीं शताब्दी में हुई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पहली मलयालम पुस्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो पहली मलयालम पुस्तक का प्रकाशन 1713 ईस्वी में हुआ था। 1713 ईस्वी में हुआ था। पहली मलयालम पुस्तक का प्रकाशन 1713 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किस सन में हुआ था? बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन
किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1780 में। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। दूसरा प्रश्न नंबर 22 देखें, श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में, यानी कलकत्ता से हुआ। कब हुआ? 1810 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून कब पारित किए? तो एक कानून पारित किया था 1820 में ही। 1820 में, यहाँ 1820 के दशक की बात हो रही, तो सीधा सीधा 1820 में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानूनों को पारित किया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस सन में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो 1821 में हुआ। ये पत्रिका राजा राम मोहन राय की थी। राजा राम मोहन राय की थी। मोहन राय की थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आमार जीवन किसकी आत्मकथा है? आमार जीवन, तो आमार जीवन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है आमार जीवन। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आमार जीवन किस भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा है? आमार जीवन किस भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा है? तो ये बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा आमार जीवन का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो आमार जीवन का प्रकाशन हुआ था 1876 में। 1876 में हुआ था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 30, जाम ए जहांनामा और शमसुल नामक फारसी अखबारों का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो जाम ए जहांनामा और शमसुल नामक फारसी अखबारों का प्रकाशन 1882 में शुरू हुआ। 1882 ईस्वी में शुरू हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी देकर कहाँ भेजा गया? तो पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी देकर कहाँ भेजा गया? तो पंजाब के क्रांतिकारियों को दमन द्वीप में भेजा गया। दमन द्वीप में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई? ब्रिटेन में
छपाई की तकनीक किस देश से आई? तो ये आई थी इटली से। इटली से। विश्व में सबसे पहले छपाई किस देश में हुई? तो विश्व में सबसे पहले छपाई किस देश में हुई? तो ये हुई थी सबसे पहली छपाई चीन में। चीन में हुई। विश्व में सबसे पहले छपाई किस देश में हुई? चीन में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पुर्तगाली कैथोलिक पुजारियों ने चीन में पहली तमिल किताब किस सन में छापी? कैथोलिक पुजारियों ने चीन में पहली तमिल किताब किस सन में छापी है? तो ये छापी है 1579 में। 1579 में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बंगाल गजट नामक पहली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस सन में हुआ? बंगाल गजट नामक पहली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस सन में हुआ है? तो ये 1780 में। 1780 में बंगाल गजट नामक पहली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस सन में? तो 1780 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न आ जाए। छपाई की तकनीक चीन से लेकर जापान कौन गए? तो छपाई की तकनीक चीन से लेकर जापान कौन गया था? तो मार्को पोलो। मार्को पोलो गया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है। डायमंड सूत्र है। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बिब्लियोब्लू नामक सस्ते कागज पर छापी जाने वाली छोटे आकार की पुस्तकों का चलन किस देश में हुआ? तो बिब्लियोब्लू नामक सस्ते कागज पर छापी जाने वाली छोटे आकार की पुस्तकों का चलन फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लुई सेबेस्टियन मार्सिये कौन थे? लुई सेबेस्टियन मार्सिये कौन थे? तो ये थे उपन्यासकार। लुई सेबेस्टियन मार्सिये एक उपन्यासकार थे। प्रश्न नंबर 41। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने किसका आविष्कार किया था? 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑफसेट प्रेस का आविष्कार किया था। ऑफसेट प्रेस का आविष्कार किया था।
ऑफसेट प्रेस का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो ये पांडुलिपि, पांडुलिपि कहा जाता है। ये यहाँ पे आप ये समझ लें कि हाथ के कागज यानी ताम्रपत्र या भोजपत्र पे, तो हाथ के कागज यानी ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखित हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, 16वीं शताब्दी में हुई, शताब्दी में हुई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बंगाल गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। अगले प्रश्न पे, केसरी नामक पत्रिका का संपादक कौन था? तो केसरी नामक पत्रिका का संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। अगले प्रश्न पे, केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर किसे कैद कर लिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया था। केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर बाल गंगाधर तिलक को किस सन में कैद कर लिया गया था? तो 1908 में कैद कर लिया गया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32, मुद्रण की प्रणाली, मुद्रण प्रणाली सबसे पहले चीन में कब विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी 594 ईस्वी में, 594 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे, डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसकी छपाई कब हुई? तो डायमंड सूत्र की छपाई हुई थी 868 ईस्वी में, 868 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे, जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? तो ये जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहली पुस्तक जो छापी वो थी बाइबिल, बाइबिल की छपाई किया था जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने। अगले प्रश्न पे, मुद्रण संस्कृति के आने से नए विचार का जन्म हुआ, ये नए विचार कौन से थे? तो ये धार्मिक भी थे, रूढ़वादी भी थे, अराजकतावादी भी थे। यानी धार्मिक, रूढ़वादी और अराजकतावादी, सामाजिक, राजनीतिक, ये मुद्रण संस्कृति के आने पर इन सभी विचारों का जन्म हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पेनी चाप बुक्स क्या था? पेनी चाप बुक्स क्या था? तो एक सस्ती पुस्तक का नाम है, सस्ती पुस्तक थी, सस्ती पुस्तक थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार
फ्रांसीसी क्रांति किसकी देन है? तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति मुद्रण प्रणाली की देन है। मुद्रण प्रणाली की देन है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। महिलाओं के विकास के लिए कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो महिलाओं के विकास के लिए पैनी मैगजीन्स का प्रकाशन किया गया। पैनी मैगजीन्स का प्रकाशन महिलाओं के विकास के लिए किया गया। अगला प्रश्न, बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना फ्रांस में होती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्रिका गजट का प्रकाशन कब किया? तो ये किया था 1780 में। अगले प्रश्न पे 1821 ईस्वी में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कल कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता नियंत्रित करने का कानून पास किया? तो ये पास किया था 1820 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 62, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित हुई? मुद्रण तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कागज का आविष्कार हुआ, मुद्रण का आविष्कार हुआ चीन में। पर यहाँ पर प्रश्न है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक, तो ये सबसे पहली तकनीक कहाँ पे विकसित हुई? तो आप चीन पे जाएंगे, चीन में। अगले प्रश्न पे, काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीकी प्रक्रिया चीन से इटली किस यात्री के माध्यम से पहुंची? तो मार्को पोलो यात्री के माध्यम से पहुंची। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग निम्न में से किसके चित्रण में किया जाता है? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग कपड़ों को प्रिंट करने में किया जाता है, ताश के पत्ते बनाने में किया जाता है, धार्मिक चित्रों में किया जाता है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग फिर से कपड़ों को प्रिंट करने, ताश के पत्ते बनाने एवं धार्मिक चित्रों में किया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सर्वप्रथम किस धार्मिक पुस्तक की छपाई की गई? तो जर्मनी के जोहान वर्कसे के पुत्र ने सबसे पहली पुस्तक जो छपी बाइबिल, वही सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक थी। यानी बाइबिल धार्मिक पुस्तक की छपाई सबसे पहले की गई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रोटेस्टेंट धर्म में सुधारों हेतु 95 स्थापनाएं किसने लिखी? प्रोटेस्टेंट धर्म में सुधार हेतु 95 स्थापनाएं किसने लिखी? तो ये समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने लिखी थी। मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ये समाज सुधारक थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। साहित्य के नए रूपों में किसे शामिल किया जा सकता है? तो साहित्य के नए रूपों में पंचांग शामिल हो सकता है, लोक गाथा की पुस्तक शामिल हो सकती है, लोकगीत की पुस्तक शामिल हो सकती है, धार्मिक पुस्तकें शामिल हो सकती हैं
और बच्चों को पढ़ने वाली किताबें शामिल हो सकती हैं, लिखने वाली कापियाँ शामिल हो सकती हैं। तो साहित्य के नए रूपों में इन सभी को शामिल किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, आमार जीवन किसकी रचना है? तो आमार जीवन किसकी रचना है? तो आमार जीवन रस सुंदरी देवी की रचना है, आमार जीवन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखें, पैनी चेप बुक्स क्या थी? तो पैनी चेप बुक्स एक सस्ती पुस्तक थी। पैनी चेप बुक्स एक सस्ती पुस्तक थी। बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया? तो 1780 में किया। डायमंड सूत्र प्रसिद्ध पुस्तक किस देश में छपाई हुई? डायमंड सूत्र प्रसिद्ध पुस्तक की किस देश में छपाई हुई है? तो ये छपाई हुई है जापान में। डायमंड सूत्र प्रसिद्ध पुस्तक की छपाई होती है जापान में। जापान में। धार्मिक पुस्तक बाइबिल का प्रकाशन किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने किया था धार्मिक पुस्तक बाइबिल का प्रकाशन। धार्मिक पुस्तक बाइबिल का प्रकाशन किसने किया? तो जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने किया। साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में हुआ। साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। राजा राम मोहन राय द्वारा रचित संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो इसका प्रकाशन होता है 1821 में। तो ये कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का 5वां पाठ मुद्रण प्रणाली की तकनीक से वन लाइनर प्रश्न थे। अब अगला सेशन सामाजिक विज्ञान के दूसरे पार्ट यानी भूगोल से रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सेशन में फिर हम भूगोल के सेशन के पहले पार्ट के सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।